हेलो फ्रेंड्स, ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। हम तुगलक वंश के अंदर है ना, हमने 2 शासक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है पीछे एक क्लास के अंदर। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार उन क्लासेस को भी देखिए भाई। वो सारी क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि वहां से किसी ना किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर बनता है। इसलिए इस क्लास को देखने के बाद उस क्लास को भी जरूर देखें भाई। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचते रहे। और साथ में लाइक वाले बटन को भी दबा दीजिए भी, ताकि हमें भी क्या है कि इससे मोटिवेट मिलता रहे। आज हम इसमें तुगलक वंश का एक शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से किले बनवाए थे और किस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी की, यानी कि जीवित रहते हुए ही उसको सारी सुख सुविधाएं देने के लिए एक महल का निर्माण करवाया था हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। और किस प्रकार से उस महिला को यानी कि सारी सुख सुविधाएं प्रदान की थी। तो इस सारी लव स्टोरी को या प्रेम कहानी को सुनने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए भाई। फिरोज शाह तुगलक से पेपर के अंदर क्वेश्चन जरूर बनता है। हरियाणा के एग्जामों में तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन आता है भाई, क्योंकि यहाँ हरियाणा के क्या है कि इसने है ना, हरियाणा के अंदर ये फतेहाबाद और दूसरा कौन सा हिसार, ये नगर बसाए थे। और इस कारण से यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। पीछे एग्जाम में पूछा भी गया था कि फिरोज शाह तुगलक ने 1351 के अंदर किस नगर की स्थापना की थी। तो फतेहाबाद नगर की इसने क्या है स्थापना की थी। पहले फतेहाबाद को बसाया अपने पुत्र फतेह के नाम पर। तो इस वीडियो को इस यानी कि ये सारी बातें सुनने के लिए आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए भाई, ठीक है। और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। आज पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। समय की बात करें तो इसका समय आता है 1351 से लेकर के और कब तक 1388 ईस्वी तक। 1351 में ये गद्दी पर बैठा था और 1388 के अंदर इसकी क्या है मृत्यु हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक के जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था कब 1309 ईस्वी के अंदर, ठीक है। और इसकी माता थी एक हिंदू राजकुमारी। इसकी माता नेला थी, नाम था उसका नेला। और क्या थी ये एक हिंदू राजकुमारी थी, हिंदू राजकुमारी। इसके पिताजी का नाम आता है भाई, इसके पिताजी ठीक है ना, और इसके पिताजी आते हैं रज्जब, सिपलेदार थे ये एक रज्जब। पिताजी का नाम है रज्जब और क्या थे एक सिपलेदार थे, यानी कि ये मोहम्मद बिन तुगलक था ना, इसके टाइम में क्या है ये सिपलेदार थे। अब पिताजी को माना जाता है कि क्या था ये एक तुर्क मुस्लिम था, ठीक है। क्या थे ये तुर्क मुस्लिम। अब यानी कि दोनों, माता इसकी हिंदू है, पिता इसके क्या है तुर्क मुस्लिम है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया जाता है कि क्या थे ये जो फिरोज शाह तुगलक है ना, वो एक सुन्नी मुस्लिम थे, ठीक है। कौन से, जैसे इस्लाम धर्म 2 भागों में बटा था ना, शिया और सुन्नी, तो उनमें कौन से धर्म को मानने वाला है ये सुन्नी धर्म को मानने वाला है। अब फिरोज शाह तुगलक क्या है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से ही इसने क्या है कि उत्तराधिकारी बनने का प्लान सोच रखा था। और जब ये क्या, इसको जो फिरोज शाह तुगलक है ना, इसको शिकार करने का भी काफी शौक था भाई। और ये हिसार के जो एरिया है इसके अंदर ये शिकार करने के लिए आए हुए थे। वहां पर इसकी भेंट, एक मुलाकात इसकी एक महिला, दूध बेचने वाली महिला के साथ में हुई। और उसके बाद क्या है कि उसके प्रेम से इतना मंत्र मुग्ध हो गए कि बाद में उसने उसके जीवित रहते हुए ही उसका क्या कर दिया, हिसार के अंदर गुजरी महल की स्थापना की थी। अब देखो फिरोज शाह तुगलक 1351 के अंदर, ठीक है, गद्दी पर कब बैठा है ये, गद्दी पर बैठा 1351 में, 1351 ईस्वी के अंदर गद्दी पर बैठा।
और इसने अपना राज्य अभिषेक करवाया था। तो राज्य अभिषेक इसने कहाँ पर करवाया? इसने सिंध प्रांत के अंदर। और सिंध प्रांत वाला एरिया कौन सा भाई? जहां पर किसकी मृत्यु हुई थी? जहां मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। ठट्टा नामक स्थान पर इसने अपना राज्य अभिषेक करवाया था। क्या फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी था भाई? बिल्कुल नहीं था। ये फिरोज शाह तुगलक उसका क्या आता है? चचेरा भाई है। ठीक है, चचेरा भाई था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। अब गद्दी पर जैसे ही फिरोज शाह तुगलक बैठे ना, तो इसने क्या है कि ये मतलब जनता का सबसे ज्यादा भला चाहने वाला शासक है। तुगलक वंश के अंदर सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें तो वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक है भाई। इसने क्या किया था? जैसे ही 1351 में ये गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठते ही इसने जनता का भला करने के लिए, जन कल्याण के लिए काफी कार्य करवाए थे। इसने काफी मतलब नहरें भी बनवाई थी भाई। किसानों को जो कर लगा रखे थे उन करों के अंदर इसने काफी छूट की थी। अब ये क्या है कि मतलब जो फिरोज शाह तुगलक है ना, मतलब एक योग्य शासक भी था और कुशल योद्धा भी था भाई। इस कारण से बताया जाता है कि जो फिरोज शाह तुगलक हैं ये उल्लेमाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। उल्लेमा क्या होते हैं भाई? उल्लेमा बोला जाता है कि मुस्लिम धर्म के अंदर है ना, ये जो शिक्षित जो या विद्वान जो व्यक्ति हैं उनको क्या बोला जाता है? उल्लेमा कहा जाता है। तो उल्लेमाओं का सम्मान करने वाला शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। अब इसके बाद देखो, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने जैसे ही ये गद्दी पर बैठा तो इसने सबसे पहले क्या कार्य किया था? एक तो यानी कि किसानों के जो ऋण थे उनको माफ कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर है ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने कर में इतनी ज्यादा वृद्धि कर दी थी जिसके कारण से जनता क्या है कि काफी नाराज थी। और उस जनता की नाराजगी को हटाने के लिए 1351 के अंदर जैसे ही ये गद्दी के ऊपर बैठा और इसने क्या है कि किसानों के ऋणों को माफ कर दिया। और इसके बाद इसने एक कार्य और किया था, यानी कि गद्दी पर बैठने के बाद ये है ना, इसने जो सैन्य पद था या जो सरदार का जो पद था या इक्तेदार जो बनते थे ना शासनकाल के अंदर, उनको वंशानुगत कर दिया था। ठीक है, यानी कि इक्तेदार जो भी बनेगा, इक्तेदार भी और सैन्य जो पद थे, इन सभी को इसने क्या किया भाई? इन सभी को वंशानुगत कर दिया था। वंशानुगत इसने क्यों किया था भाई? इसने इसलिए किया था कि जनता के अंदर दया भाव, अपने राजा के प्रति प्रेम भाव रखने के लिए। इसने जैसे ही मान लो कोई इक्तेदार है, उससे अगर वो व्यक्ति इक्तेदार अगर बुजुर्ग हो जाता है तो उसके बाद उसका बेटा या फिर उसका पोता या उसका कोई भी रिलेटिव व्यक्ति क्या बनेगा? इक्तेदार बनेगा। ये इसने क्या है कि परंपरा शुरू की थी। जनता के, किसानों के ऋणों को माफ किया, उल्लेमाओं का सम्मान करता था और क्या है, इसने इक्तेदार को या सैन्य पद को वंशानुगत कर दिया था। अब इसके बाद बात आती है, यानी कि ये जो फिरोज शाह तुगलक थे ना, फिरोज शाह तुगलक का जो शासन काल है वैसे काफी संघर्षमय भी था भाई। क्यों? क्योंकि इसके टाइम पीरियड के अंदर है ना काफी विद्रोह हुए थे। और सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था ना, जैसे ये गद्दी के ऊपर बैठा उसी टाइम पर ही हुआ था। कब इसका पहला विद्रोह हुआ है? 1351 ईस्वी के अंदर ही। और 1351 के अंदर बंगाल आक्रमण की बात आती है भाई। बंगाल पर इसने क्या किया? बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल पर आक्रमण करके इस बंगाल वाले प्रांत को अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। और इस टाइम पर बंगाल का शासक कौन था? तो इस टाइम पर बंगाल का जो शासक था ना, बंगाल के जो नवाब थे वो कौन थे भाई? शमसुद्दीन इलियास थे। शमसुद्दीन इलियास ये क्या है? इस टाइम पर गद्दी पर थे। देखिए, इस टाइम पर इसने पूरा साम्राज्य तो अपने मतलब दिल्ली सल्तनत के अंदर नहीं मिला सका था, लेकिन इसने काफी प्रांत क्या है यहाँ से जीत लिए थे। अब इसके आगे जाकर के कब? 1359 के अंदर दोबारा से, ठीक है, 1359 ईस्वी के अंदर इसने क्या किया? यानी कि बंगाल के ऊपर दोबारा से आक्रमण किया। और इस टाइम पर बंगाल का नवाब कौन था? इसका बेटा, और इसके बेटे का नाम आता है क्या? सिकंदर शाह। ठीक है, कौन थे भाई? सिकंदर शाह है, नवाब थे किसके? 1359 के अंदर बंगाल के
नवाब। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे जा करके इसने एक और आक्रमण की बात आती है 1360 के अंदर, और 1360 ईस्वी के अंदर जाजनगर, ठीक है, जाजनगर विद्रोह या जाजनगर आक्रमण। और ये जाजनगर वैसे कहाँ पर पड़ता है भाई, ये ओडिशा के अंदर वाला एरिया आता है, और इसको भी अपने प्रांत के अंदर इसने मिलाया था। तो इस टाइम पर जाजनगर का जो शासक था ना वो कौन थे, ये आता है भानुदेव तृतीय। ठीक है, कौन थे भाई, भानुदेव तृतीय क्या है, यहाँ के नवाब या शासक थे। तो इसका जो शासन काल था वो काफी संघर्षमय था, चुनौतियों से भरा हुआ था। अब इसके बाद देखो, जैसे ही ये क्या है, यानी कि गद्दी के ऊपर बैठा, तो गद्दी पर बैठते ही इसने किसानों का ऋण तो माफ कर दिया, ठीक है, और लेकिन ये ऋण माफ किया ना, इसने बिल्कुल माफ भी नहीं किया था भाई, इसने कम कर दिया था ऋण। इसने क्या किया, यानी कि इसके शासन टाइम पर है ना जो कर लगाए जाते थे उनमें 2 करों की बात आती है। इसने क्या किया, भूराजस्व जो कर था ना, भूराजस्व कर, भूराजस्व कर इसने कितना लेना शुरू कर दिया भाई, 1/5 भाग, उपज का कितना, 1/5 भाग इसने लेना शुरू कर दिया था। और इसने सिंचाई कर जो लगाया ना, वो सिंचाई कर इसका कितना आता है, सिंचाई कर के रूप में इसने 1/10 भाग लेना शुरू कर दिया। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक ने ये कार्य क्या कर दिया था, लगभग आधा भाग क्या करना पड़ता था, जनता को या किसानों को, राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। इस कारण से इसने क्या है कि किसानों को काफी राहत दी थी कर में छूट करके। अब इसके बाद देखिए, यानी कि ये तो इसने इस टाइम की बातें आती हैं। इसने यानी कि फिरोज शाह तुगलक था ना, इसने क्या किया, जैसे ही गद्दी पर बैठा तो जितने भी इसके शासनकाल के अंदर छोटे बड़े जितने 24 जो टैक्स लगाए जाते थे ना, वो सारे हटा दिए थे इसने। और इन सभी को हटा करके इसने क्या किया, सिर्फ 4 कर लगाने शुरू कर दिए, 4 ही टैक्स लगाए इसने। वो 4 टैक्स कौन कौन से लगाए हैं भाई इसने, एक तो आता है कौन सा, ये चारों ही पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहला आता है भाई जकात, ठीक है, दूसरा है जजिया, जजिया, तीसरा आता है खराज, और अगला है कौन सा, खम्स। ठीक है, कौन सा है, खम्स। ये क्या है कि अलग अलग उसके ऊपर लगाया जाता था। जैसे कि खम्स है, खम्स जो टैक्स लगाया जाता था, वैसे तो खम्स मोहम्मद बिन तुगलक ने लगा रखा था ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने खम्स के रूप में 3/4 भाग राजा को देने के लिए, ठीक है, जो भी लूट करके लेके आते थे उसका 3/4 भाग राजा को देना पड़ता था। लेकिन इसने क्या कर दिया, ये कर लगाया किसके ऊपर लगाया था भाई, लूट के धन पर। ठीक है, लूट का जो भी धन है, चोरी का जो भी धन लाया जाता है वो सारा, ठीक है, इसके ऊपर लगाया इसने, कौन सा, खम्स। लेकिन इसमें क्या किया इसने, यानी कि 20% तो किसको दिया जाएगा, इस धन का राजा को दिया जाएगा, और 80% क्या कर दिया जाएगा, सेना में बांट दिया जाएगा। ठीक है, जब सेना यानी कि लूट करके जो धन लेके आती थी उसका 80% सेना में ही बांट दिया जाता था, और 20% किसको देना पड़ता था, राजा को। तो लूट का धन पर जो टैक्स था वो कौन सा था, खम्स था। इसके बाद आता है खराज, और ये किस प्रकार का था भाई, ये भू राजस्व, लगान के रूप में जो कर लिया जाता था वो कौन सा आता है, भू राजस्व। और ये इसने कितना शुरू कर दिया था, 1/5 भाग लेना शुरू कर दिया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ब्राह्मणों के ऊपर पर, यानी कि ब्राह्मणों पर, ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था। तो ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया गया था वो कौन थे, ये फिरोज शाह तुगलक ही थे। वैसे तो जजिया कर है ना पीछे से ही लगाया, सबसे पहले लगाने वाला आता है मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन ब्राह्मणों पर सबसे पहले लगाने वाला कौन है, फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है, ब्राह्मणों पर लगाया गया सर्वप्रथम लगाने वाला शासक कौन है भाई, फिरोज शाह तुगलक हैं। जकात क्या था, जकात है ना मुसलमानों के ऊपर लगाया गया कर है ये, ठीक है, मुसलमानों के ऊपर लगाया जाने वाला
कर। अब इस मुसलमानों का क्या करना पड़ता था, अपनी उपज का कितना 1/40 भाग किसको देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था। तो इस प्रकार से जनता को सारे करों से मुक्त करके इसने सिर्फ 4 बड़े कर लगाए थे। वो 4 बड़े कर हैं कौन कौन से, जकात, जजिया, खर्राज और कौन सा है, खुम्स। ठीक है। अब इसके अलावा इसने सिंचाई वाला कर भी लगाया था। सिंचाई में कितना भाग देना पड़ता था, 1/10 भाग, और भू राजस्व के रूप में इस कितना देना पड़ता था, 1/5 भाग देना पड़ता था। अब इसके बाद देखो, यानी कि फिरोज शाह तुगलक है ना, इसने क्या किया, जनता के लिए, ठीक है, यानी किसानों को राहत देने के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना कर दी थी, और उस विभाग का नाम इसने क्या रखा था, हक-ए-शर्ब। हक-ए-शर्ब विभाग की स्थापना की। और हक-ए-शर्ब विभाग किसके लिए बनाया था इसने, किसानों के लिए। ठीक है, किसानों के हक के लिए इसने क्या किया था, हक-ए-शर्ब विभाग की स्थापना की। इसके अलावा इसने दीवान-ए-बंदगान विभाग भी बनाया था भाई, दीवान-ए-बंदगान। ठीक है, और दूसरा इसने दीवान-ए-खैरात भी बनाया था, दीवान-ए-खैरात विभाग की भी क्या है, इसने शुरुआत की थी। जो दीवान-ए-खैरात है ये किसके ऊपर लगाया जाता था, ये दासों के ऊपर, जो भी गुलाम वगैरह होते थे ना उनके लिए, यानी कि सैन्य व्यवस्था के लिए अलग से विभाग बनाया था। उस विभाग का नाम क्या रखा था, दीवान-ए-खैरात। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ठीक है, यानी कि जो भी बुजुर्ग महिलाएं हैं या फिर अनाथ जो लड़कियां वगैरह हैं जिनकी कोई भी मतलब सहारा नहीं है, तो उन सब के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम रखा था इसने क्या, दीवान-ए-बंदगान। दीवान-ए-बंदगान के अंदर जितनी भी महिलाएं या फिर लड़कियां आती थी ना, स्त्री आती थी, उन सब के रख रखाव या फिर उनकी जरूरतों को पूरा करना या फिर उनकी शादी वगैरह करवाना, हर यानी कि जो कार्य कौन करता था, राजा को करना पड़ता था। इस कारण से क्या है, ये इस प्रकार से जनता का क्या था, भला चाहने वाला शासक था। इसके अलावा इसने एक और विभाग बनाया था, दारुल शिफा विभाग। ठीक है, कौन से विभाग की स्थापना की है इसने, दारुल शिफा विभाग। ठीक है, इसकी भी क्या है, इसने यानी कि स्थापना की थी। ये दारुल सफा जो विभाग है ये सफा खाना था। ये किस प्रकार का, इसके अंदर यानी कि सारी सुख सुविधा किससे संबंधित, चिकित्सा से संबंधित, मनुष्य पशुओं सब के लिए चिकित्सा की क्या है, व्यवस्था की गई थी। फ्री में उनकी क्या है, चिकित्सा, यानी कि उनको स्वस्थ किया जाता था भाई। तो ये इस प्रकार से कुछ विभाग बनाए गए थे, किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसके बाद बात आती है कि फिरोज शाह तुगलक ने है ना क्या किया, जैसे ही राजा, मान लो राजा को क्या है कि भेंट वगैरह दी जाती थी ना, जैसे ही सम्मान के रूप में, या फिर कोई भी अच्छा कार्य करके आता है या कोई विद्रोह को जीत करके आता है तो राजा को काफी भेंट वगैरह दी जाती थी। तो इसने क्या किया, इस सम्मान को समाप्त कर दिया था। जैसे ही ये क्या है गद्दी के ऊपर बैठा तो इसने क्या किया, नहरों का यानी कि किसानों की सहायता के लिए, सिंचाई ज्यादा से ज्यादा हो, उत्पादन सबसे ज्यादा हो, इसके लिए इसने क्या किया, 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। वैसे तो नहरें सबसे ज्यादा बनवाने वाला शासक कौन आता है, गयासुद्दीन तुगलक आता है, लेकिन 5 बड़ी नहरों का निर्माण और 5 बड़ी नहर बनाने वाला शासक कौन है भाई, फिरोज शाह तुगलक है। इसने अपने दिल्ली के आसपास वाले एरिया में है ना काफी नगर बसाए थे। कितने नगर बसाए भाई इसने, 300 से ज्यादा। ठीक है, 300 छोटे बड़े नगरों की क्या है इसने स्थापना की थी। लेकिन इसने 5 बड़े नगर भी बसाए थे। वो 5 बड़े नगर हैं कौन कौन से, एक दो तो हरियाणा के अंदर ही आते हैं भाई, एक तो है कौन सा, हिसार, हिसार नगर की स्थापना की इसने, और दूसरा आता है कौन सा, फतेहाबाद, फतेहाबाद नगर की स्थापना की इसने, और तीसरा आता है फिरोजापुर, फिरोजपुर, फिरोजपुर, और अगला आता है भाई कौन सा, जौनपुर, और फिर है कौन सा,
फिरोजाबाद। इन 5 बड़े नगरों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। हिसार और फतेहाबाद दोनों कहाँ पर हैं? हरियाणा के अंदर हैं भाई, ठीक है। कहाँ आते हैं ये? हरियाणा में। फिरोजपुर कहाँ है? फिरोजपुर पंजाब के अंतर्गत आता है, और ये दोनों कहाँ हैं? यूपी के अंदर हैं भाई। बताया जाता है कि फतेहाबाद नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कब? 1351 के अंदर, ठीक है। और 1351 के अंदर इसने अपने बेटे के नाम पर, इसके बेटे का नाम था क्या? फतेह शाह इसका बेटा था, और उस बेटे के नाम पर क्या है? इसने नगर बसाया था। कौन सा? फतेहाबाद। फिर आगे जा करके कब? 1354 में, ठीक है। 1354 के अंदर इसने क्या किया? अपनी प्रेमिका, ठीक है, अपनी प्रेमिका कौन? गुजरी ग्वालिन। और गुजरी ग्वालिन की सारी सुख सुविधाएं देने के लिए इसने क्या है? हिसार नगर की स्थापना की, और हिसार के अंदर एक महल बनवाया, और उस महल का नाम क्या आता है? गुजरी महल, ठीक है। इसने भाई देखिए, ये गद्दी पर बैठा दिल्ली के अंदर, और महल की स्थापना कर रहा है कहाँ? हिसार के अंदर। ऐसा क्यों किया भाई इसने? देखिए, फिरोज शाह तुगलक है ना, इसको शिकार का तो काफी शौक था, ठीक है। ये क्या है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ये शिकार करने के लिए निकले ना, तो उस टाइम पर इसकी मुलाकात किससे? एक बताया जाता है भाई कि इसकी मुलाकात एक महिला, दूध बेचने वाली महिला के साथ में हुई, और वो महिला इतनी ज्यादा सुंदर थी कि मतलब ये उसके उससे क्या है कि मंत्रमुग्ध हो गए। उसको इसके हमेशा उसके चेहरा क्या है कि सामने आता रहता था। इस कारण से यानी कि जैसे ही ये दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा, इस टाइम पर तो क्या है कि इसको बिना बताए ये वहां से चला गया, ठीक है। और इसके बाद बताया जाता है कि जो फिरोज शाह तुगलक 1351 में गद्दी पर बैठा ना, तो इसने इसको अपने दरबार में बुलाने के लिए दिल्ली के अंदर इसको बुलाया। लेकिन क्या है कि ये भी क्या भाई, मतलब गुजरी जो है ये भी इससे प्रेम करती थी, और इसने कहा कि मैं दिल्ली के अंदर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरे को उनकी सेवा करनी है यहीं पर ही रह करके। इस कारण से फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि ठीक है, मैं फिरोजपुर के सामने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इस क्या कहा कि हिसार के अंदर मैं इस आपका एक महल बनवा के देता हूं, और जिसका नाम क्या रखा था? गुजरी महल। आपको इस महल के अंदर ही वो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। जिस प्रकार से यानी कि मुगल काल के अंदर है ना, शाहजहां ने क्या है अपनी मुमताज के लिए एक महल बनवाया था, ताजमहल जिसका नाम है। तो उसने तो अपनी प्रेमिका की मृत्यु के बाद उसकी याद में बनवाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? अपनी प्रेमिका को सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हों, इसके लिए उसके जीवित रहते ही क्या किया था? अपने यानी कि इसके लिए एक महल, गुजरी महल का क्या किया था? निर्माण किया था। और वहीं पर क्या है कि ये जो बताया जाता है कि गुजरी क्या है कि अपने इसी महल के अंदर सारी सुख सुविधाओं के साथ आराम से अपना जीवन जी रही थी। अब इसके बाद देखो, फिरोज शाह तुगलक है ना, इसने क्या किया था? ये तो 300 नगर बसाए थे भाई, 5 बड़े नगरों की स्थापना की थी, 5 बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा इसने है ना 1200 बागान भी बनवाए थे, ठीक है। बागवानों की स्थापना भी की थी। कितने बागवान बनवाए थे इसने? 1200 बागवानों की क्या है इसने स्थापना की थी। अब जो फिरोज शाह तुगलक है ना, ये इसकी आत्मकथा, इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ठीक है। और इसकी आत्मकथा का क्या नाम आता है भाई? फतूहात ए फिरोज शाही। फतूहात ए फिरोज शाही, इसने ये खुद ने ही लिखी थी, फतूहात ए फिरोज शाही। पूछा जाता है फतूहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो फतूहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की है, और इसने खुद के द्वारा ही लिखी थी ये। अब एक और बात बताई जाती है, जैसे ही ये 1351 में गद्दी पर बैठा था ना, इसने क्या किया? अपना यानी कि मकबरे का निर्माण करवाया था, अपना मकबरा भी बनवाया था, और इसी मकबरे के सामने एक मदरसा भी आता है। ये दोनों है ना आमने सामने है भाई। मदरसे
का भी निर्माण और मकबरे का भी निर्माण किसने, फिरोज शाह तुगलक ने जैसे ही ये गद्दी पर बैठा उसी टाइम पर ही करवा दिया। अब बताया जाता है कि ये जो मकबरा है ना, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है कहाँ पर, तो ये आता है हौज खास के अंदर। और ये हौज खास वाला एरिया कहाँ पर है भाई, हौज खास एक गांव आता है कहाँ, दिल्ली के अंदर। और इस दिल्ली के अंदर ही आमने सामने, ठीक है, क्या मकबरा और कौन सा मदरसे का निर्माण करवाया था। अब 1388 के अंदर क्या है, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई और मरने के बाद 1388 ईस्वी में मृत्यु के बाद क्या है कि इसका यानी कि जो भी इसका जो दाह संस्कार वगैरह किया जाता है, दफनाया जाता है, तो इसको कहां पर रखा गया, इस हौज खास के अंदर, दिल्ली के अंदर क्या है, इसने इसका मकबरे के अंदर इसको स्थापित कर दिया था। अब देखो यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने, है ना, ये 2 स्तंभ आते हैं सम्राट अशोक के। 2 स्तंभ कौन कौन से हैं भाई, एक तो आता है हरियाणा के अंदर ही बताया जाता है टोपरा स्तंभ लेख, ठीक है, और एक आता है कौन सा, मेरठ स्तंभ लेख। मेरठ और टोपरा, इन दोनों को क्या किया, इसने दिल्ली के अंदर स्थापित करवाया था, दिल्ली के अंदर मंगवा लिया था, किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये सारी बातें है ना पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं भाई। अब एक चीज और भी है, यानी कि ये थोड़ा सा कट्टर शासक भी माना जाता है भाई। इसने क्या किया, यानी कि अपने जो उल्लेमा थे ना, ये मुस्लिम धर्म के अंदर जो शिक्षित विद्वान लोग होते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए इसने क्या किया, हिंदुओं के मंदिर तुड़वा दिए थे। एक तो बताया जाता है उड़ीसा के अंदर, है ना, उड़ीसा में कौन सा, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी मंदिर को तुड़वाने वाला शासक कौन था, तो वो कौन आते हैं भाई, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, जगन्नाथपुरी मंदिर को तुड़वाया इसने। और एक आता है नागरकोट, ठीक है, ज्वालामुखी निर्मित है, नागरकोट के अंदर मंदिर है, नागरकोट, नागरकोट के अंदर। ये नागरकोट कहाँ पड़ता है भाई, ये नेपाल के अंदर आता है। तो इसके अंदर है ना एक ज्वालामुखी निर्मित मंदिर था और इस मंदिर को भी क्या किया, इसने तुड़वा दिया था। ये दोनों मंदिर बताए जाते हैं कि इसने क्यों तुड़वाए थे, क्योंकि ये क्या चाहता था, ये अपने यानी कि जो उल्लेमा वर्ग के जो व्यक्ति थे ना, उनको खुश देखना चाहता था और उनको खुश करने के लिए इसने हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का कार्य किया था। अब 1388 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई। अब 1388 से लेकर के 1414 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर या दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक वंश का कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं बैठता है। इसी कारण से आगे जाकर के जब नसीरुद्दीन गद्दी पर बैठते हैं तो उस टाइम पर क्या है कि एक यानी कि भारत के ऊपर तैमूरलंग क्या है आक्रमण करेगा और तैमूरलंग का अगर वो चाहता कि यहाँ पर वो राज करे या शासन व्यवस्था स्थापित करे तो वो कर भी सकता था भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के बाद कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं था। लेकिन तैमूरलंग ने भारत पर जब आक्रमण किया था 1398 में, तो उसने सिर्फ अपने एक मकसद से ही आक्रमण किया था, वो यहाँ से भारी धन लूट करके ले जाना चाहता था। इस कारण से इसने क्या है आक्रमण किया था। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है कि तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी के अंदर, और उस टाइम पर तुगलक वंश का शासक कौन गद्दी पर बैठा था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक आता है, और अंतिम शासक कौन थे? नसीरुद्दीन। इसके टाइम पर क्या है तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये था हमारा तुगलक वंश। कल वीडियो के अंदर हम सैयद वंश के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें भाई, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे और हमें भी क्या है इससे मोटिवेट मिलता रहे, जिससे हम आपके लिए और वीडियो ला सकें। थैंक यू।